तो आज अपन बात करेंगे हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। लास्ट अपना चल रहा था हाइड्राइड्स की, आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो जो मैं बोलूँ उसको बिल्कुल समझते जाइएगा। जिस पॉइंट पे आपको डाउट हो वो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, हाइड्राइड्स के बेसिस पे जब आप बात करोगे तो हाइड्राइड वो होते हैं जिसमें हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज हो। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमें कैसे पता चला कि हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज दुनिया में एग्जिस्ट करता है, वो भी बात करेंगे। कोई भी कंपाउंड जिसपे नेगेटिव चार्ज हो उसे अपन हाइड्राइड बोलते हैं। नोबल गैसेस के अलावा ऑलमोस्ट हर कंपाउंड हाइड्राइड बना लेता है अगर एलिमेंट का सिंबल सपोज मान ले ई है। मैंने क्या बोला? नोबल गैसेस के अलावा हर एलिमेंट हाइड्राइड बना लेता है अगर एलिमेंट का सिंबल ई है। तो आपका जो हाइड्राइड है वो EHX या फिर EMHN की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। एक्स कैन बी एनी नंबर, जैसे NaH भी हो सकता है, CaH2 भी हो सकता है, MgH2 भी हो सकता है। ये EHX टाइप का हाइड्राइड है। EMHN का मुझे एग्जांपल देना है तो B2H6 डाइबोरेन बनाना बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग में अच्छा खासा डिटेल इसके बारे में आप देख चुके हैं। ठीक है, हाइड्राइड के बारे में एक बेसिक इंट्रो ये हुआ। क्या बोला मैं? हाइड्राइड पे नेगेटिव चार्ज होता है नोबल गैसेस के अलावा। यूजुअली हर एलिमेंट हाइड्राइड बनाता है या तो EHX की फॉर्म में या फिर EMHN की फॉर्म में। M एंड N आर डिफरेंट नंबर्स। 3 तरीके के हाइड्राइड दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। पहला होता है आयनिक और सलाइन और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। दूसरा होता है क्या? कोवलेंट हाइड्राइड। और तीसरा होता है मॉलिक्यूलर और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। मेरी एक एक बात ध्यान से सुनना, जहां अग्री नहीं करो पूछ लीजिएगा। मॉलिक्यूलर और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, क्लियर है? पहले मैं बात करूंगा आयनिक और सलाइन हाइड्राइड की। आयनिक और सलाइन हाइड्राइड ये यूजुअली S ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते हैं। मेटल्स में यूजुअली S ब्लॉक के एलिमेंट। मॉलिक्यूलर D ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं। कोवलेंट P ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो ये यूजुअली ये नॉन मेटल्स हैं। ठीक है ना? ये मेटल्स में भी यूजुअली S ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं, ये P ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं और ये D ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं। पहली मैं बात करूंगा आयनिक और सलाइन हाइड्राइड्स की। फर्स्ट, या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स, जो भी आपको बोलना हो बोल लें, है ना? जैसा कि मैंने आपको बताया दैट दे आर यूजुअली फॉर्म विद मेटल स्पेशली ऑफ S ब्लॉक। तो S ब्लॉक वालों में अप्रोक्सीमेटली सब अप्रोक्स ऑल आर व्हाट? आयनिक हाइड्राइड्स। मैं देख लूं कोई है तो नहीं। शिट। S ब्लॉक में अप्रोक्स ऑल आर आयनिक हाइड्राइड्स। ठीक है, लेकिन अपन लास्ट क्लास में भी देख चुके थे, लेकिन कुछ हाइड्राइड्स के अंदर S ब्लॉक वाले सारे लगभग आयनिक हाइड्राइड ही बनाते हैं, बट कुछ हाइड्राइड के अंदर कुछ एक कोवलेंट नेचर भी होता है, जैसे LiH, BeH2, MgH2। इसके अंदर कुछ परसेंटेज ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर भी पाया जाता है, जिसमें से ये दोनों भाई साहब तो पॉलीमेरिक इन नेचर होते हैं। पॉलीमेरिक इन नेचर बोले तो जैसे BeH2 बोलूं मैं तो हम केमिकल बॉन्डिंग में देख चुके हैं, आप चाहो तो पन्ने पलट के देख सकते हो। BeH2 डाइमर और पॉलीमर दोनों टाइप के कंपाउंड बनाता है। BeH2 डाइमर या पॉलीमर दोनों टाइप के कंपाउंड बनाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आयनिक या सलाइन हाइड्राइड्स की, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड होगा, नाम से ही सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, मैंने क्या बोला? S ब्लॉक के एलिमेंट यूजुअली आयनिक या सलाइन हाइड्राइड बनाते हैं। यूजुअली आयनिक बॉन्ड बनता है बट इनके अंदर कोवलेंट नेचर होता है, इन तीनों के अंदर। ठीक है, BeH2 और MgH2 ये पॉलीमेरिक इन नेचर होते हैं, डाइमर और पॉलीमर दोनों बनाते हैं। ठीक है, आगे बात सुनिए। प्रॉपर्टीज की बात करूंगा तो आयनिक
Hydrides are crystalline in nature, non-volatile, non-conducting. आयनिक के बारे में बात चल रही है। आयनिक क्रिस्टलाइन होते हैं, नॉन वॉलेटाइल होते हैं, नॉन कंडक्टिंग होते हैं, लेकिन कब? सॉलिड स्टेट में। लेकिन अगर आप इन्हें मेल्ट कर दोगे, सो दे स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो दे स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। बात क्या है यहाँ पे? बात यह है भैया कि एनोड पे जब आप किसी मेल्टन वाले का इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे, एनोड पे जब आप किसी मेल्टेड हाइड्राइड का इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे तो आपको H2 गैस मिलती है। क्या प्रूफ हुआ इससे? मैं बता देता हूं। इतना आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, एनोड पे क्या होता है भैया? ऑक्सीडेशन। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये आपको पता होगा। ऑक्सीडेशन माने इंक्रीमेंट ऑफ चार्ज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर बात नहीं कर रहा, मैं सीधे सीधे चार्ज के बेसिस पर बात कर रहा हूं। ये मैं मेरे हिसाब से डेफिनेशन बोल देता हूं, ये कहीं दी नहीं हुई, बट हाँ इससे समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है, तो ये मेरा है। खैर, ऑक्सीडेशन मतलब आप भी जानते हो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बट मैं चार्ज के टर्म्स में बात करता हूँ। ये मेरी 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 मतलब थ्योरी है। खैर, तो एनोड के बेसिस पे बात करोगे तो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। एनोड नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। तो जेईई में सवाल पूछा गया था एक बार कि अगर आप सोडियम हाइड्राइड का, जो कि मेल्टेड फॉर्म में है, इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे तो क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्राइड जो कि मेल्टेड फॉर्म में है, इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे तो क्या मिलेगा? तो आप यहां से देख सकते हैं कि जब आप सोडियम और हाइड्रोजन को तोड़ोगे तो ये N+ और H- में जाएगा। अब H-, एनोड, सॉरी 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 एनोड यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब ये जो H- है, ये H- इस एनोड की साइड अट्रैक्ट होगा, ये H- इस एनोड की साइड अट्रैक्ट होगा, और एनोड पे उस H- का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। खैर, मैंने आपको पहले ही क्या बोला था कि एनोड पे आप क्या ऑब्टेन कर रहे हो? H2 गैस ऑब्टेन कर रहे हो। आपको एनोड से H2 गैस निकलती हुई नजर आ रही है। H2 गैस निकलती हुई नजर आ रही है, मतलब एनोड पे होता क्या है? ऑक्सीडेशन। H2 की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा तो ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अरे एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, आपको एनोड पे हाइड्रोजन गैस निकलती हुई नजर आ रही है, तो कंफर्म सोडियम हाइड्राइड आपने जैसे ही डाला, सोडियम हाइड्राइड आपने जैसे ही डाला, आपको एनोड पे हाइड्रोजन गैस निकलती हुई नजर आई। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्या था? माइनस का। यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्या था? माइनस का। तभी तो H- से आप H2 में गए, -1 से आप 0 में गए। इंक्रीमेंट ऑफ चार्ज बोले तो क्या? ऑक्सीडेशन। इंक्रीमेंट ऑफ चार्ज बोले तो क्या? ऑक्सीडेशन। अरे यार NaH था, मुझे नहीं पता किस पे क्या चार्ज है। NaH था, मुझे नहीं पता किस पे क्या चार्ज है। बस मैं जानता हूं रेशो 1:1 का था, या तो इस पे +1 होगा, इस पे -1 होगा, या इस पे +1 होगा, इस पे -1 होगा। मेरे को नहीं पता कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव या कौन कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मान के चल लो। तो अपन ने क्या करा, मैंने जैसे ही इसको सोडियम हाइड्राइड को मेल्टेड फॉर्म में लिया, तो मुझे एनोड पे H2 गैस निकलती हुई दिखी। एनोड पे H2 गैस निकलती हुई दिखी। एनोड पे होता क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन माने इंक्रीमेंट ऑफ चार्ज, यानी कि कंफर्म बात है, अगर एनोड पे आप H2 गैस ऑब्टेन कर रहे हो, इसका मतलब क्या? आपका H- H2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां से हाइड्राइड आयन का एक तरीके से इन्वेंशन हुआ, या मुझे पता लगा कि हाँ भाई यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो -1 चार्ज कंटेन करता है। ये वापस बताऊं? ये वापस बताऊं? आगे बढ़े या ये वापस बताऊं? बताइए।
तो ये तो आयनिक हाइड्राइड की बात हो गई भैया, ठीक है ना, कि आयनिक हाइड्राइड में मुझे पता चल गया कि H माइनस पे नेगेटिव चार्ज था, NaH के बीच में आयनिक बॉन्ड ही होता है, आयंस टूटे, H माइनस मिला, माइनस पॉजिटिव टर्मिनल की साइड जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल कौन था, एनोड, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, मेरे को एनोड पे ही क्या गैस मिली, H2 गैस, मतलब H माइनस H2 में कन्वर्ट हुआ है, क्योंकि एनोड पे होता ही ऑक्सीडेशन है, तो यहां से मुझे हाइड्राइड आयन का पता चला। खैर, तो ये तो आयनिक हाइड्राइड की बात हो गई। अब बात आ जाती है, मैंने आपको बोला था कि इसके अंदर थोड़ा सा कोवलेंट कैरेक्टर भी होता है, तो अगर आपको इसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लिथियम हाइड्राइड के अंदर थोड़ा बहुत कोवलेंट कैरेक्टर होता है, अगर आपको इसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप उसको किसी ऐसे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करवा दो जो डाइमर बनाता, आप उसको किसी ऐसे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करवा दो जो डाइमर बनाता, माने एग्जाम्पल Al2Cl6, माने एग्जाम्पल B2H6। लिथियम हाइड्राइड कोवलेंट इन नेचर है, वो Al2Cl6 या B2H6 के साथ मिलके एक ऐसा सॉल्ट या ऐसा कंपाउंड बनाएगा जो आयनिक इन नेचर होगा। जैसे LiH और Al2Cl6 के साथ जो कंपाउंड बनता है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है। LiH और डाइबोरेन के साथ जो कंपाउंड बनता है वो लिथियम बोरोहाइड्राइड होता है। यहाँ पे साथ में LiCl निकलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है। तो आयनिक वाला अपन ने देख लिया, कोवलेंट में अपन ने LiH को आयनिक बनाना देख लिया है, ठीक है। यहाँ होता है आयनिक हाइड्राइड खत्म। नेक्स्ट मैं बात करूंगा किसकी, कोवलेंट की। किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक तो पूछ लीजिए। कोवलेंट हाइड्राइड, किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक तो पूछ लीजिए। इसको मॉलिक्यूलर हाइड्राइड भी बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये यूजुअली पी ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि ये थोड़ा सा सस्पेक्टेड पार्ट है। सस्पेक्टेड पार्ट बोले तो बुक में दिया हुआ है इसलिए पढ़ रहे हैं, बाकी कायदे से देखा जाए तो इसे हाइड्राइड बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन एनसीईआरटी वालों ने मेंशन कर रखा है कि भैया इसे हाइड्राइड बोलो। नॉन मेटल वाले हाइड्रोजन के साथ मिलके जो कंपाउंड बनाना है आपको, उसको भी हाइड्राइड ही बोलना है, तो इसलिए अपन बोल रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि H पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। कुल मिला के अगर मैं बोलूं तो सपोज इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं ये रहे, पी ब्लॉक के एलिमेंट ये वाले हाइड्राइड बनाते हैं, यानी कि NH3CH4HF, ये इसके एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आने का तो कोई सेंस बनता नहीं। क्लियर है ना, हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आने का तो कोई सेंस बनता नहीं है, बट फिर भी अपन इन्हें हाइड्राइड बोलते हैं। पहली बात तो आपको इसमें इतना सा ध्यान रखना है। दूसरा, अगर मैं बात करूं तो दे यूजुअली फॉर्म व्हाट, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्योंकि ये लोग फॉर्म कर रहे हैं तो इनकी जो नेचुरल फेस या ज्यादातर टाइम जो फेस एग्जिस्ट करेगी वो गैसियस फेस में होंगे, ठीक है, वॉलेटाइल इन नेचर होंगे। और इनको बेसिकली आपने तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तीन पार्ट बोले तो एक होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एक होता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, और एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। यानी कि एक गरीब, एक मिडिल क्लास, एक अमीर, ठीक है। तीन ही तरीके के लोग दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, एक गरीब, एक मिडिल क्लास, एक अमीर। डिफरेंस क्या है, डेफिशिएंट, जितनी इसको रिक्वायरमेंट है ये गरीब है, जितनी इसको रिक्वायरमेंट है इसके पास उससे कम है, जितनी इसको रिक्वायरमेंट है इसके पास उससे कम है। इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज, जितनी इसको रिक्वायरमेंट है इसके पास डॉट उतना ही है।
जितनी इसको रिक्वायरमेंट है इसके पास डॉट उतना ही है। डोनर, जितनी इसको रिक्वायरमेंट है उसके पास उससे ज्यादा है, जितनी इसको रिक्वायरमेंट है इसके पास उससे ज्यादा है। एग्जाम्पल से सीधे सीधे समझ जाओ। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ग्रुप 13 वाले जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, ग्रुप 7 सॉरी थोड़ी सी गलती हुई। ग्रुप 13 वाले जो एलिमेंट होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ग्रुप 14 वाले जो एलिमेंट होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। 15 से 17 जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन रिच। यहां से आप देख सकते हैं इसके वैलेंस में 3 है, जितने इसके पास हैं इसको उससे ज्यादा चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। CH4 एग्जाम्पल, जितने इसके पास हैं इसको उतने ही चाहिए, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। NH3, जितने इसके पास हैं इसको उससे कम चाहिए, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है ना, तो भैया इसके पास तो ज्यादा है, इस इसके पास जितने हैं इसको उससे कम की रिक्वायरमेंट है, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में पड़ा हुआ है, इसलिए दे आर नोन एज इलेक्ट्रॉन डोनर। इसके पास जितने हैं इसको उससे ज्यादा चाहिए, मतलब इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो दे आर नोन एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जो H+ आयन डोनेट करे या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे उसे अपन बोलते हैं लुईस एसिड। जो H+ आयन एक्सेप्ट करे या इलेक्ट्रॉन डोनेट करे उसे आप बोलते हो लुईस बेस। तो ये महोदय जो हैं ये होते हैं लुईस बेस और ये होते हैं लुईस एसिड। डाउट हो तो पूछिए। डाउट हो तो पूछिए। चलिए, सवाल आया हुआ था JEE का ही है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के हाइड्राइड्स का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो उसके यूजुअल ग्रुप मेंबर्स से कम होना चाहिए। अग्री करते हो क्या इस बात पे? ऐसा पूछा है उसने। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का हाइड्राइड जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट उसके ग्रुप के बाकी मेंबर से कम होना चाहिए। इस बात से क्या आप अग्री करते हो? तो अपन बोलेंगे नो। भैया होता क्या है, डाउन द ग्रुप जब आप जाते हो तो मोलर मास बढ़ता है। मोलर मास बढ़ने की वजह से वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है और वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो अगर मैं बात करूं NH3, PH3, ASH3, SbH3, तो डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो मोलर मास बढ़ेगा, मोलर मास बढ़ेगा तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ना चाहिए। तो NH3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रीजन क्यों? क्योंकि ये जो तीनों महोदय हैं ये तीनों NOF हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड जो ये तीनों बनाते हैं वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है एज दैट ऑफ द वंडरवॉल फोर्स। कायदे से देखा जाए तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए था, बट सिंस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद सॉरी
हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। सर वो सारा का भी वेटिंग रूम में है सर, उसको एडमिट कर लो ना। ओके, मैंने देखा नहीं, सॉरी। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन can form hydrogen bond, and this bond is much stronger as that of the van der Waal force of attraction। हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए NH3, H2O और HF का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो उसके ग्रुप मेंबर्स के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होता है। हाइड्राइड्स करवा रहा हूँ बेटा, और कुछ नहीं है ना, टेंशन मत ले। लेक्चर रिकॉर्डेड है, जितना भी तेरा छूटा है वो एक बार रिकॉर्डिंग देख ले, नहीं समझ में आया तो तू कभी भी कॉल कर सकता है, ठीक है। थर्ड टाइप का जो हाइड्राइड होता है वो होता है मेटालिक और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। ध्यान से समझिएगा इसको, क्या बोला मैंने, ये कौन करते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट ये हाइड्राइड बनाते हैं, तो ये आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट है भैया। इनके बीच में आप ये गैप देख सकते हो, कलर चेंज कर देते हैं तो इनके बीच में आप ये गैप देख सकते हो, ठीक है। इस गैप को अपन बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स। इस गैप को अपन बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स, ठीक है। क्या काम है वो मैं बताऊंगा, बट उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूं। जैसा कि मैंने बोला कि मेटालिक या नॉन स्टोइचोमेट्रिक यूजुअली डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक भी लिख सकते हैं आप इसमें, एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स यूजुअली बनाते हैं, ठीक। डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में ध्यान रखना एक टर्म आती है हाइड्राइड गैप, कभी कभी पूछ लेता है हाइड्राइड गैप क्या होता है, तो मैं बता देता हूं। ग्रुप नंबर 7, 8, 9 डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड, ठीक है ना। क्या बोला मैं, डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट यूजुअली मेटालिक और नॉन स्टोइचोमेट्रिक हाइड्राइड बनाते हैं। 7, 8, 9 वाले मेंबर्स जो हैं वो हाइड्राइड फॉर्म नहीं करते, इसे ही आप हाइड्राइड गैप बोलते हो। कभी कभी सवाल में पूछ लेता है हाइड्राइड गैप क्या है, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में जो 7th, 8th और 9th ग्रुप है वो हाइड्राइड नहीं बनाता, इसे ही आप हाइड्राइड गैप बोलते हो। ग्रुप 6 में सिर्फ क्रोमियम ही हाइड्राइड बनाता है, उसके अलावा कोई और हाइड्राइड नहीं बनाता। ये तो एक बेसिक बात हो गई, ठीक है ना। कोई अगर पूछे हाइड्राइड गैप क्या होता है, तो भाई पहले मेटलिक या नॉन स्टोइचोमेट्रिक किसे बोलते हैं, तो डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट जो हाइड्राइड बनाते हैं उसे आप मेटलिक और नॉन स्टोइचोमेट्रिक हाइड्राइड बोलोगे। डी ब्लॉक में भी 7, 8, 9 वाले बिल्कुल हाइड्राइड नहीं बनाते, इसे आप हाइड्राइड गैप बोलोगे। 6th ग्रुप में सिर्फ क्रोमियम हाइड्राइड बनाता है, ये अपने को बेसिक ध्यान रखना है। अब आगे मैं बात करता हूँ, ये हटा देते हैं ताकि यही समझा पाऊं। जब तक किसी को कोई डाउट वाउट हो तो पूछ लो। हाँ जी, तो देखिए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो कम होती है। डी ब्लॉक के एलिमेंट की रिएक्टिविटी कम होती है और H2 के बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी
बहुत ज्यादा होती है। क्या बोला मैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी कम होती है, H2 के बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए रिक्वायर एनर्जी ज्यादा होती है। इसका क्या सेंस हुआ सर? तो इसका ये सेंस हुआ भैया कि ये जो आपने बीच में इंटरस्टिशियल साइट्स डाल रखी है ना, ये जो भी रेड सर्कल से मार्क्ड हैं, ये सारे क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और अंदर जो आपने इंटरस्टिशियल साइट्स पे डॉट लगा रखा है, वो क्या है? वो हाइड्रोजन है। तो अरे, डी ब्लॉक के एलिमेंट की रिएक्टिविटी कम है और हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा है। तो अब मैं आपसे पूछूं, क्या ये दोनों कभी रिएक्ट करेंगे? क्या डी ब्लॉक के एलिमेंट और हाइड्रोजन कभी आपस में रिएक्ट करेंगे क्या? इसको तोड़ने में मेहनत बहुत ज्यादा लग रही है और इसकी रिएक्ट करने की इच्छा बिल्कुल नहीं है। तो क्या ये एक दूसरे को कभी, मतलब एक दूसरे के काम में कभी अड़ंगा डालेंगे? तो अपन बोलेंगे नहीं, इसकी रिएक्ट करने की इच्छा ही नहीं है, ये रिएक्ट करने में बहुत आनाकानी करता है, तो इन दोनों का कोई भी संबंध कभी कोई पॉसिबल होगा नहीं। इसे ही आप इंटरस्टिशियल साइट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड बोलते हो। होता क्या है, हाइड्रोजन जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में जो ट्रेसेस होते हैं वहां पे आके अटक जाती है। हाइड्रोजन जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में जो गैप होता है वहां पे आके हाइड्रोजन अटक जाती है। इसी वजह से इसको हाइड्रोजन के लिए काफी अच्छा स्टोरेज मीडिया माना जाता है कि आपको अगर हाइड्रोजन का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह करना है, डी ब्लॉक के एलिमेंट यूज में ले लो। अरे दोनों ही एक दूसरे को रिएक्ट नहीं करते, तो सारी हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी, साइड में लेके जाके आराम से हाइड्रोजन गैस निकाल सकते हो, कोई कंपाउंड बनने का आपको डर नहीं है। इतनी बात समझ में आई क्या? इतनी बात समझ में आई क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत? डी ब्लॉक के एलिमेंट की रिएक्टिविटी कम है, H2 के बॉन्ड तोड़ने में आपको रिक्वायर्ड एनर्जी बहुत ज्यादा मिलेगी, इसलिए ये हाइड्रोजन के स्टोरेज मीडिया के लिए यूज में आता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से रिएक्ट ही नहीं कर सकते, डी ब्लॉक की औकात ही नहीं है H2 के बॉन्ड को तोड़ दे। तो आपको अगर हाइड्रोजन गैस का ट्रांसफर करना है कि मुझे H2 की फॉर्म में ही मिले, तो डी ब्लॉक बेस्ट होते हैं। अब आगे क्या पाया गया? आगे ऐसा देखा गया कि भैया अपन ये मान के चल रहे थे कि सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट हाइड्राइड बनाते हैं, लेकिन आगे ऐसा देखा गया कि निकेल, पैलेडियम, सीई और एसी, NiPd, सीई और एसी, इन चारों को छोड़ के, इन चारों को छोड़ के बाकी सारे हाइड्राइड का फॉर्मूला ही चेंज हो जाता है। ठीक है, निकेल, पैलेडियम, सीरियम और एक्टेनियम, इन चारों को छोड़ के बाकी हर कोई, मतलब इनडायरेक्टली मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि बाकी हर एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन कुछ अमाउंट में रिएक्ट कर जाता था। क्या बोला मैं? बाकी सारे एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन कुछ अमाउंट में रिएक्ट कर जाता था। इन चारों को छोड़ के अगर आपको मतलब हाइड्रोजन का ट्रांसफर करना है, तो इन चारों के अंदर हाइड्रोजन आप फिल कर सकते हैं और यहाँ से आप हाइड्रोजन का ट्रांसफर कर सकते हैं। बाकी अगर आप कोई और डी ब्लॉक का एलिमेंट लेते हो, तो उसके साथ हाइड्रोजन कुछ अमाउंट में रिएक्ट कर जाएगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि प्लेटिनम और पैलेडियम याद रखना, ये दोनों एलिमेंट जो हैं ये काफी अच्छे माने जाते हैं स्टोरेज मीडिया। किसके लिए? फॉर हाइड्रोजन। यानी कि अगर आपको हाइड्रोजन को स्टोर करना है, तो या तो प्लेटिनम या पैलेडियम का मेटल आप यूज करें, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस बहुत अच्छी तरीके से फिट होगी। क्योंकि हाइड्रोजन गैस बहुत अच्छी तरीके से फिट होती है, तो आपको H2 गैस की फॉर्म में ही मिलेगी। बात आ जाती है नॉन स्टोइचोमेट्रिक हाइड्राइड की। तो नॉन स्टोइचोमेट्रिक हाइड्राइड अपन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड होता है वो सिंपल रेशो में नहीं बनता। जैसे NaCl MgOH का होल ट्वाइस, ये सिंपल रेशो है, नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे जो फॉर्मूले बनते हैं वो कुछ इस तरीके के हैं कि पैलेडियम H 0.6 to 0.8 और जिरकोनियम हाइड्राइड 1.3 से 1.75, कोई फिक्स नहीं है।
कौन सी हाइड्रोजन कितने ट्रेस में लेके जाएंगे, है ना। पैलेडियम का हो ही गया। यहाँ से आप देख सकते हैं जो रेशो है वो नेचुरल नंबर्स में नहीं है, डेसिमल्स में वेरी कर रहा है, इसे ही आप स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड बोलते हो। टाइटेनियम का भी होता है, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। वापस बताऊं, वापस बताने का ये बोलो या आगे बढ़े। ठीक, देखिए ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है। इनके बीच में जो आप गैप देख पा रहे हो, जो मैं रेड डॉट से मार्क कर रहा हूं, इन गैप को आप इंटरस्टिशियल साइट बोलते हो। ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट की रिएक्टिविटी कम होती है, और H2 के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आप इन साइट्स में, यानी कि ये रेड डॉट की जगह अगर मैं H2 लिख दूं, और ये ग्रीन वाले जो हैं ये सारे अगर आप डी ब्लॉक के एलिमेंट मान लो, तो डी ब्लॉक की सामने वाले से रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम है, और हाइड्रोजन जो आपने इसके बीच में फंसा रखी है उसको रिएक्ट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो क्या डी ब्लॉक के एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में कभी रिएक्शन होगी क्या? तो क्या डी ब्लॉक के एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में कभी रिएक्शन नहीं होगी। तो इसलिए अगर आपको हाइड्रोजन को, इसे आप स्टोरेज मीडिया भी बोलते हो, स्टोरेज मीडिया भी बोलते हो, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर या इंटरस्टिशियल साइट्स को अपन ये स्टोरेज मीडिया करने के काम में भी आते हैं। मतलब अगर आपको गैस को स्टोर करना है तो डी ब्लॉक के एलिमेंट यूज करें, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी कम होती है, तो वो किसी गैस से रिएक्ट करने में उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाते जितनी कोई बाकी ब्लॉक का एलिमेंट दिखाएगा। ठीक है, तो अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह एलिमेंट ट्रांसफर करना है तो डी ब्लॉक के एलिमेंट वेल सूटेड रहते हैं। अगला, ऐसा अपन पहले सोच रहे थे कि भैया सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट एक जैसा बर्ताव करेंगे। मतलब आप अगर कोई पेरेंट ले रहे हो जैसे क्रोमियम, या प्योर फॉर्म का क्रोमियम ले रहे हो, और आप क्रोमियम का हाइड्राइड ले रहे हो, यानी कि मैंने डी ब्लॉक में क्या ले लिया, मैंने डी ब्लॉक ले लिया क्रोमियम, और अंदर में डाल रहा हूं इसमें हाइड्रोजन। तो यहाँ पे सपोज मेरा क्रोमियम हाइड्राइड बना, स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड आपकी मर्जी पड़े वो बना ले, मैं डेसिमल में भूल गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, हाइपोथेटिकल मान लेता हूँ 1.6 to 1.8, सपोज ये बना। तो ये है पेरेंट, ये है पेरेंट और ये है उसका हाइड्राइड, ये है पेरेंट और ये है उसका हाइड्राइड। ठीक है, तो बिल्कुल एक बात जस्टिफाई करिएगा, अगर क्रोमियम हाइड्रोजन से रिएक्ट ही नहीं कर रहा तो क्या पेरेंट और हाइड्राइड में कोई डिफरेंस होना चाहिए? क्या इसकी प्योरिटी पे कोई फर्क पड़ा क्या? क्रोमियम जितना पहले प्योर था और इसमें क्या क्रोमियम की प्योरिटी पे कोई फर्क पड़ा क्या? अरे क्रोमियम और हाइड्रोजन तो एक दूसरे से रिएक्ट ही नहीं कर रहे, तो जितना प्योर क्रोमियम पहले था उतना ही प्योर क्रोमियम बाद में भी है। ठीक है ना, तो कायदे से ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा क्या हुआ, तो भैया अपन ये सोच रहे थे कि हर डी ब्लॉक का एलिमेंट पूरी तरीके से मुझे प्योर मिलेगा, लेकिन जब देखा गया तो निकिल, पैलेडियम और कौन कौन से लिखवाए थे, ये चार, इन चारों के अलावा बाकी कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट अगर आप हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाते हो तो वो पेरेंट के कंपेयर में अपना फॉर्मूला चेंज कर लेता है, माने कंपाउंड ही बदल जाता है। इतनी बात समझ में आई? इन चारों के अलावा अगर कोई और डी ब्लॉक का एलिमेंट यूज करोगे तो कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? मतलब आपको प्योर फॉर्म नहीं मिलेगी। क्लियर है?
चलिए, तो ये बात हो गई। अगर मुझे, और अगली जो अपन ने बात डिस्कस करी वो ये हमने डिस्कस करी कि अगर आपको हाइड्रोजन गैस ट्रांसफर करनी है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो प्लेटिनम और पैलेडियम ये दो एक ऐसे एलिमेंट हैं डी ब्लॉक के जो काफी अच्छे स्टोरेज मीडिया की तरह काम करते हैं फॉर व्हाट, हाइड्रोजन। ठीक है ना, प्लेटिनम और पैलेडियम काफी अच्छे स्टोरेज मीडिया की तरह काम करते हैं फॉर हाइड्रोजन। एक और बात जो कि आप खुद से भी बता सकते हैं, ये मान लो ये प्योर फॉर्म है, और ये मान लीजिए कि ये आपकी इंटरस्टिशियल साइट या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड है। मैं दोनों में से डेंसिटी पूछूं, डेंसिटी किसकी ज्यादा भाई, प्योर वाले की कि इंटरस्टिशियल वाले की? डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी बताओ? और डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। ऑब्वियस सी बात है इंटरस्टिशियल की ज्यादा होगी ना, ज्यादा कंपाउंड है यहाँ पे, मास ओवरऑल इसका ज्यादा होगा ना। ठीक है, तो डेंसिटी ध्यान रखिएगा, देखिए सीधे सीधे बताता हूं, डेंसिटी देख लो, चाहे हार्डनेस देख लो, चाहे मेल्टिंग पॉइंट देख लो, इंटरस्टिशियल का ज्यादा होता है एज दैट ऑफ प्योर के। ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक है ना। डेंसिटी, हार्डनेस या मेल्टिंग पॉइंट आप कुछ भी देखें, वो इंटरस्टिशियल का कंपैरेटिवली ज्यादा पाया जाएगा एज दैट ऑफ दी प्योर एलिमेंट या पेरेंट, जो बोलना है आप बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा किसकी, वाटर की। हाँ जी, तो वाटर के बारे में देखो इतना कुछ खास नहीं है, मतलब इंट्रो के बेसिस पे बात करूं मैं तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट के बेसिस, एक मिनट रुकिएगा, है ना। हाँ जी, तो वाटर की बात करते हैं, तो वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। देखिए, पहले एक बेसिक इंट्रो दे देता हूँ। 65% ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब अपने अप्रोक्सीमेटली 65 to 70% वाटर प्रेजेंट होता है ह्यूमन के अंदर। कुछ प्लांट्स ऐसे देखे गए जिनके अंदर 95% तक वाटर प्रेजेंट होता है, सम प्लांट्स, है ना। तो ये तो इसका एक बेसिक इंट्रो हुआ। यूनिवर्सल सॉल्वेंट के बेसिस पे बात करें तो देखिए, रेन वाटर जो होता है, फिजिक उससे पहले भी रुक जाओ, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, ओडरलेस होता है। ठीक है, D2O के साथ आप इसका कुछ भी कंपेयर कर लो, H2O हर केस में जीत जाएगा। सॉरी, D2O हर केस में जीत जाएगा। D2O के साथ आप इसका कुछ भी कंपेयर कर लो, D2O हर केस में जीत जाएगा। कुछ भी में मतलब सब कुछ, मॉलिक्यूलर मास, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। लास्ट क्लास में बताया था मोलर मास ज्यादा होने की वजह से एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होता है इसका। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर डेंसिटी, टेम्परेचर डेंसिटी या डेंसिटी जो भी बोल लें, विस्कोसिटी, ये सब D2O का ज्यादा होता है। इसलिए मैंने सीधे सीधे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, कुछ भी ले लो, कुछ भी, सब D2O का ज्यादा होता है। एक छोटी सी बात बस इसमें ध्यान रख लीजिएगा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के बारे में आप कुछ कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में D2O का डेटा अभी गिवन नहीं है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में D2O का डेटा अभी कैलकुलेट नहीं करा गया है। करा भी जाएगा तो यूजुअली D2O का ही ज्यादा पाया जाएगा। अभी पॉसिबल है नहीं, उसका डेटा कोई अवेलेबल है नहीं, तो इस पे कमेंट नहीं करेंगे। बाकी मोलर मास देखोगे, मेल्टिंग पॉइंट देखोगे, बॉइलिंग पॉइंट देखोगे, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, मैक्सिमम टेम्परेचर डेंसिटी, डेंसिटी, विस्कोसिटी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, सब D2O का ज्यादा होता है। सिर्फ एक चीज
H2O की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ D2O, दैट इज नोन एज व्हाट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये H2O की ज्यादा होती है एज दैट ऑफ D2। और एक और अभी बता देता हूं, जब आप H2O2 और H2O में कंपेयर करोगे तो H2O2 का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है एज दैट ऑफ H2O के। H2O2 की भी हर चीज ज्यादा होती है H2O से, इवन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी ज्यादा होता है H2O से। फिर यहाँ पे एक सवाल आ जाता है कि सर H2O2 अगर हर चीज में आगे है तो अपन H2O को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोलते हैं, H2O2 यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों नहीं है? इसका जवाब मैं थोड़ी देर में दूंगा, हालांकि जवाब सुन ही लो। H2O2 आगे जाके डिकम्पोज हो जाता है H2O प्लस O में, नेसेंट ऑक्सीजन। क्योंकि H2O2 टूट ही जाता है या डिकम्पोज ही हो जाता है H2O और नेसेंट ऑक्सीजन में, इसलिए आप H2O2 को एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट यूज नहीं कर सकते। H2O ही इसलिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाया जाता है। खैर, अपन तो अपने मेन मुद्दे पे आते हैं, अपन वाटर पे थे। खैर, तो देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर की आप बात करोगे, बेंट स्ट्रक्चर होती है। डेटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एंगल याद होना चाहिए बस। 104 डिग्री 5 मिनट्स, ठीक है। बॉन्ड लेंथ 95 के करीबन होती है इसकी, 95.6 या 95.7 पिकोमीटर, ठीक है। आगे रेन वाटर की अगर अपन बात करेंगे तो रेन वाटर जो है भैया, वो प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होती है। रेन वाटर इज द प्योर फॉर्म ऑफ वाटर। यूजुअली जो पानी होता है वो काफी अच्छे एक्सीलेंट सॉल्वेंट की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि ये अपनी पूरी बॉडी में जहां पे भी यूजफुल आयंस या मॉलिक्यूल्स आपको कहीं भी पहुंचाने होते हैं तो वो वाटर की हेल्प से ही पहुंचते हैं। क्या बोला मैं? एक्सीलेंट सॉल्वेंट की तरह काम करता है। एक्सीलेंट सॉल्वेंट में आप ये भी देख सकते हो कि जब अर्थ क्रस्ट से वाटर फ्लो होता है, जब अर्थ क्रस्ट से वाटर फ्लो होता है तो वो कुछ यूजफुल मिनरल्स अपने साथ ले लेता है। जब अर्थ क्रस्ट से वाटर फ्लो होता है तो वो कुछ यूजफुल मिनरल्स अपने साथ ले लेता है। अब कई बार वो मिनरल अच्छे भी होते हैं, कई बार वो मिनरल बुरे भी होते हैं, और यही अच्छे बुरे को सेपरेट करने के लिए आप वाटर प्योरीफायर वगैरह भी यूज करते हो, वो तो अपन सब जानते हैं ना। केंट देता है दुनिया का सबसे शुद्ध पानी। तो जो चीज, कई बार क्या होता है, अपने को जो चीज अच्छी लगती है या कुछ इम्प्योरिटीज अगर आपको फिल्टर आउट करनी होती है तो वो आप फिल्टर आउट कर सकते हो किससे? वो आप फिल्टर आउट कर सकते हो किससे? थ्रू वाटर फिल्टर्स। खैर, मैं जो कह रहा था उसका मतलब समझिए। सॉल्वेंट एक्सीलेंट होता है ये, अगर आपको आपकी बॉडी में कहीं भी जो भी आपकी बॉडी को यूजफुल आयंस की रिक्वायरमेंट है वो पहुंचाने है तो वाटर उसको पहुंचाने का काम बहुत अच्छी तरीके से करेगा। जैसा कि मैंने बोला कि अर्थ क्रस्ट में जब वाटर फ्लो होता है तो वो अपने साथ कुछ यूजफुल कंटेंट लेके चलता है। तो उस यूजफुल कंटेंट में हो सकता है वो मेरे काम के हो या वो मेरे काम के ना हो। तो जब ये अर्थ क्रस्ट में से फ्लो होता है तो कई बार क्या होता है कि वाटर के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम भी मिक्स हो जाता है, ठीक है ना। वाटर के साथ जब वो अपनी फ्लो में बह रहा होता है तो कई बार होता क्या, उसके साथ कुछ अनडिजायर्ड सॉल्ट्स जिसे अपन बोलते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये भी मिक्स हो जाते हैं। यही कैल्शियम और मैग्नीशियम के बेसिस पे आप हार्डनेस डिफाइन करते हो, और हार्डनेस होती है दो तरीके की, एक होती है टेम्पररी और एक होती है परमानेंट। इस पे मैं थोड़ी देर में आऊंगा। उससे पहले एक एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, हो सकता है JEE में कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछने लायक बात है। छोटी छोटी चीजें आपको दिमाग में बसानी है, ठीक है। करने का क्या है, वाटर की जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है भैया वो होती है आइस। वाटर की क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होती है वो होती है आइस, ठीक। अब अगर मैं डेंसिटी के बेसिस पे बात करूं तो ये आप जानते हैं कि आइस की जो डेंसिटी है, आइस की डेंसिटी जो है, वो आइस की डेंसिटी कम होती है एज दैट ऑफ द वाटर के। ये पानी बह रहा है, ये पानी बह रहा है, और ये पानी भी बह रहा है। तो आइस की डेंसिटी वाटर से कम होने की वजह से जब ठंडी पड़ती है
तो ऊपर वाला जो पानी होता है वो आइस में जम जाता है, ऊपर वाला जो पानी होता है वो आइस में तब्दील हो जाता है, और ये जो ऊपर आइस बनी, ये फर्दर आइस जो है ये एज अ इंसुलेटर का काम करती है। इसके दो काम है, ऊपर वाला पानी जो है वो आइस में बदल गया, पहला काम तो ये हो गया, और ये जो आइस बनी ये इंसुलेटर का काम करती है। किसके लिए इंसुलेटर का काम करती है? नीचे वाले पानी के लिए। तभी आपकी एक्वेटिक लाइफ जो है वो नीचे सरवाइव कर पाती है, ठीक है? तभी आपकी एक्वेटिक लाइफ जो है वो नीचे सरवाइव कर पाती है, क्योंकि ऊपर की जो आइस है वो फर्दर नीचे वाले पानी को ठंडा नहीं होने देती। नीचे वाला पानी क्योंकि ठंडा नहीं होता, इसलिए अपनी मछलियां तैरती रहती। यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। जैसा कि मैंने बोला, वाटर की क्रिस्टलाइन फॉर्म आइस होती है, वाटर की क्रिस्टलाइन फॉर्म आइस होती है। इसमें आपको दो चीजें और ध्यान रखनी है। पहला, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आइस हेक्सागोनल फॉर्म में होता है, लेकिन एट अ वेरी लो प्रेशर आइस जो है वो क्यूबिक फॉर्म में होता है। ठीक है, क्या बोला मैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आइस जो है वो हेक्सागोनल फॉर्म में होता है, जबकि एट वेरी लो प्रेशर आइस जो है वो क्यूबिक फॉर्म में होता है। ठीक है, ये एक दो बातें आपको ध्यान रखनी है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसकी एप्लीकेशन क्या है वो कभी समय मिलेगा तो बताऊंगा, अच्छी अच्छी एप्लीकेशन है इसकी। जैसे एक एप्लीकेशन अगर मैं बताना चाहूँ तो कभी करिएगा, ये काम आप कर सकते हैं कि पानी की बोतल को फ्रीजर में रखिएगा, पानी की बोतल को फ्रीजर में रखिएगा, तो आइस की वॉल्यूम क्या होती है देखो, सुनी लो, अब बात ही उड़ गई। तो पानी को जब आप फ्रीजर में रखोगे तो आइस की वॉल्यूम क्या होती है भैया? ज्यादा होती है। तो ये पानी को क्या चाहिए? ज्यादा वॉल्यूम चाहिए। तो जब आप प्लास्टिक की बोतल को फ्रीजर में रखोगे और उसके अंदर अगर पानी भरा हुआ है, अगर आप प्लास्टिक की बोतल को फ्रीजर में रखोगे और उसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो अंदर का पानी काय में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस में। और आइस क्या करती है? ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना चाहती है। तो आप देखोगे कि आपकी बोतल जो है वो थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, आप देखोगे कि आपकी बोतल जो है वो थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। ठीक है, करके देख लीजिएगा एक्सपेरिमेंट। प्लास्टिक की बोतल को, उसके अंदर पानी रखिएगा, पतली सी प्लास्टिक बोतल ले लीजिएगा और उसको फ्रीजर में रख दो। जब आप उसे फ्रीजर में रख दोगे तो वो आइस में कन्वर्ट होगा, सिंस आइस की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि उसको वॉल्यूम ज्यादा चाहिए होती है, तो वो फैलने की कोशिश करेगा, और जब वो फैलने की कोशिश करेगा तो बोतल टेढ़ी हो जाती। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? आगे बढ़े, एक और एग्जांपल सुन ले, है ना? एक और एग्जांपल सुन ले। कभी सुना होगा, बियर की बोतल देखी है? बियर की बोतल यूजुअली होती है चिल्ड, लेकिन वो जो आप चिल्ड बोतल लेते हो, वो चिल्ड बोतल फ्रीज में रखी हुई होती है, फ्रीजर में नहीं। बियर की बोतल को आप फ्रीजर में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि बियर की बोतल होती है भैया कांच की, करके देख लेना ट्राई। बियर की बोतल होती है कांच की। आइस क्या करेगा? अंदर तो लिक्विड है, अंदर लिक्विड है। जब आप बियर को जमाना चाहोगे तो जो अंदर का लिक्विड है वो आइस में कन्वर्ट होगा। बॉटल ये काफी पतली होती है ना, आइस की बॉटल काफी स्लिम होती है, मतलब सॉरी, बियर की बॉटल काफी पतली होती है। तो आइस तो क्या करेगा? आइस ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना चाहेगा। अगर आप इसे फ्रीजर में रखोगे तो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने के चक्कर में बॉटल क्या हो जाती? ब्रेक हो जाती है। इसलिए बियर की बॉटल को कभी भी फ्रीजर में नहीं रखते, फ्रिज में रखते हैं। ठीक है,
ये जस्ट एन एग्जांपल था फील दिलाने के लिए, ठीक। हाँ जी, तो खैर जैसा कि मैंने बोला कि वाटर जो है वो रैंडम अपना हाँ, तो तेने उसे फ्रीजर में देखा है क्या रखते हुए किसी को? फ्रीजर में बात करना भैया, जिसने भी सवाल पूछा है, मैं नाम पढ़ना भूल गया। हाँ भाई शौनक, बोला ना। अरे आइस वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करना चाहती है, आइस वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करना चाहती है। अगर आप उसको फ्रीजर में रखोगे तो वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई होगा, तो कैन फूल जाएगा ना भैया। आइस तो बाहर निकलना चाह रही है ना, उसको तो वॉल्यूम ज्यादा चाहिए। नहीं, ये डिपेंड ना मटेरियल कौन सा ले रहा है। लोहे के अंदर रख दे पटक के, तो लोहा थोड़ी ना फाड़ के निकल जाएगी आइस, ये तो उसकी औकात है ना। ये तो बाहर जिसके अंदर चीज रख रहे हो, अगर वो कमजोर है तो वो टूट जाएगी, अगर कोई चीज स्ट्रांग रख रहे हो तो वो नहीं टूटेगी, है ना। मेरे कहने का मतलब था कि आइस वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करना चाहती है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं, ठीक है। खैर, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात अपनी हो गई कि कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, टेस्टलेस होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जब मैं जाऊंगा, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला आता है, ये होता है एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक मतलब दोनों एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर सकता है। एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर सकता है। एसिड और बेस दोनों की तरह काम करने का सेंस क्या है? H2O की रिएक्शन करवा दो अमोनिया से, अमोनिया एंड ऑल ऑफ इट्स डेरिवेटिव एक्ट एज बेस। तो हाँ, यहाँ पे ये बेस है, तो वाटर यहाँ पे एसिड की तरह काम करेगा, ठीक है। मतलब ये क्या करेगा, ये H प्लस देगा और NH3 H प्लस एक्सेप्ट करेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NH4 प्लस प्लस OH माइनस। इसने H प्लस दिया तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसने H प्लस लिया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे वाटर किसकी तरह एक्ट कर रहा है? एसिड की तरह। अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं H2O प्लस H2S का, तो यहाँ पे ये एसिड है, तो वाटर किसकी तरह एक्ट करेगा? बेस की तरह। माने अब ये H प्लस देगा तो ये H प्लस लेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H3O प्लस प्लस HS माइनस, ठीक है। तो ये इसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी हो गई कि वाटर एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, इट कैन एक्ट बोथ एज एसिड एज वेल एज बेस। दूसरे की अगर अपन बात करें, तो रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग वाटर। तो देखो, मैकेनिज्म हालांकि आती है, ये 12th के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगी, थोड़ी बहुत रिडॉक्स में भी आएगी, तो वहां पे देखेंगे अपन क्या सीन है क्या नहीं, बट फिर भी H2O बिल्कुल बैलेंस्ड ही लिख देता हूं मैं, ना। 2H2O की रिएक्शन जब आप 2Na सॉलिड से करवाते हो, तो ये 2NaOH एक्वस प्लस H2 गैस में टूटता है। अब ये होगा कैसे, ये मैंने तो लिख दी, तो अगर मेरे को इसकी मैकेनिज्म समझानी है तो देखिए मैं किस तरीके से जाऊंगा। आपने 2Na सॉलिड लिया है, तो Na तो Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन में जाता है, ठीक है ना। क्या बोला है मैंने? रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग वाटर, रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग वाटर। तो Na गिव्स Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। आपने कितना Na लिया है? 2, तो 2Na गिव्स 2Na प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ में आती है। वाटर भी लिया है भैया, वाटर क्या होता है? H2O, H2O काय में टूटेगा? H प्लस प्लस OH माइनस में। H2O काय में टूटेगा? H प्लस प्लस OH माइनस में। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आप का H2 गैस भी बन रहा है, यहाँ पे आपका H2 गैस भी बन रहा है। वो कैसे बनेगा तो समझिए। ये जो H प्लस है, ये जो H प्लस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये H प्लस लेगा, तो H प्लस जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो कन्वर्ट होगा H2 में, और रिएक्शन जो होगी वो कुछ इस प्रकार चलेगी। तो 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। इस रिएक्शन में आप देख सकते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड है, इस रिएक्शन में आप देख सकते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड है, तो ये तो हो गई कैंसिल आउट। ये H2 ये रहा, और ये Na प्लस और ये OH माइनस आपस में रिएक्ट करके बना लेंगे NaOH।
ये Na+ और ये OH- आपस में रिएक्ट करके बना लेंगे NaOH। तो होपफुली इस तरीके से आप समझ सकते होंगे कि NaOH और H2 गैस कहाँ से मिली। मैकेनिज्म वापस बताने का है, मैकेनिज्म वापस बताने का है। अरे वापस बताऊं, देखो आपके पास ये था 2H2O + 2Na सॉलिड में गिव्स NaOH + H2। क्या करा मैंने, Na सॉलिड को Na++ इलेक्ट्रॉन में तोड़ दिया। आपने 2 लिए तो मैंने भी 2 2 2 ले लिए। एक वाटर भी था, वाटर काय में ब्रेक होगा, H++ OH- में। ये H+ ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और जब ये H+ ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन ये कन्वर्ट होगा H2 में। अब ये Na और ये OH आपस में रिएक्ट करके बना लेंगे NaOH। ये आपको मिल गया H2। ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में हो गए कैंसिल आउट। तो इस तरीके से आपको NaOH और H2 गैस मिलती है। ठीक है, मैकेनिज्म इसका एक बेसिक ये है। दूसरी, अगर आप और केमिकल रिएक्शन की बात करोगे तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन से भी आप H2 गैस आसानी से ऑब्टेन कर सकते हो। यहाँ पे एक अच्छी चीज बता दूंगा जो यूजुअली लोग खा जाते हैं, और उसका बहुत चांस होता है पूछे जाने का। स्पेलिंग पे मत जाना, पता नहीं क्या लिख दी मैंने। फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो CO2 + H2O gives C6H12O6 + H2O + O2। ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के अंदर वाटर भैया ऑक्सीडाइज होता है काय में, O2 में। सवाल बताऊंगा शानदार, ध्यान से सुनना। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में वाटर ऑक्सीडाइज होता है काय में, O2 में। बैलेंस कर लो इस रिएक्शन को तो ये आएगा 6 12, बैलेंस्ड ये 6, ठीक है। तो 6CO2 + 12H2O गिव C6H12O6 + 6H2O + O2। ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, यहाँ पर 6, ठीक है। तो वाटर ऑक्सीडाइज होता है भैया काय में, O2 में। क्या बोला मैं, वाटर ऑक्सीडाइज होता है काय में, O2 में। आपसे हो सकता है वो ये सवाल पूछ ले कि भैया यहाँ पे जो ऑक्सीजन लिया है, आइसोटोपिक इफेक्ट पढ़ चुके हो, यहाँ पे जो ऑक्सीजन लिया है वो आपने O18 लिया है। ये वाला आइसोटोप लिया है आपने किसका, ऑक्सीजन का। बताओ इसमें इसमें और इसमें तीनों जगह ऑक्सीजन यूज्ड है। इसमें इसमें और इसमें तीनों ऑक्सीजन यूज्ड है। ये वाला जो O18 है, इसके पास सपोज O16 है, ये वाला O18 है। बताओ इन तीनों में कहां पे O18 प्रेजेंट होगा। ये प्रोडक्ट साइड में जो तीनों है, इन तीनों के अंदर किसमें O18 प्रेजेंट होगा। तो उसके लिए लिखा गया है ये वाला। मैंने क्या बोला, वाटर ऑक्सीडाइज होता है O2 के अंदर, वाटर ऑक्सीडाइज होता है O2 के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे O18 ले रहे हो तो यहाँ पे भी O18 होगा और यहाँ पे भी O18 होगा। ये वाला वाटर का जो ऑक्सीजन है, ये वाटर का जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन ये O2 वाले ऑक्सीजन में पाया जाएगा। अगर आप इसको O18 लेते हो, अगर आप इसको O18 लेते हो तो आपको ये वाला ऑक्सीजन 18 वाला मिलेगा, बाकी दो नहीं मिलेगा। समझ में आया। वो पूछ सकता है कि भैया यहाँ पे सपोज मैंने ऑक्सीजन जो है वो 18 वाला ले लिया, बताओ प्रोडक्ट साइड में वो ऑक्सीजन कौन कौन से कहाँ कहाँ पे किस किस में प्रेजेंट होगा। तो वो सिर्फ C6H12O6 और H2O में प्रेजेंट होगा। वाटर वाला जो ऑक्सीजन है वो पूरा का पूरा बदलता है किसमें, O2 में। इतनी बात समझ में आई क्या, इतनी बात क्लियर है। थर्ड अपन बात करेंगे
विद फ्लोरीन। फ्लोरीन भी H2O को O2 में ऑक्सीडाइज करने का काम करता है। फ्लोरीन के बेसिस पे बात करेंगे तो ये आप 12th में पढ़ोगे। सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है मतलब ये खुद रिड्यूस हो रहा है। फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब आप इसकी रिएक्शन लिखोगे तो ये भी H2O को काय में ऑक्सीडाइज कर देगा, O2 में। ये 3 रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पहला फोटोसिंथेसिस, ये भी H2O को O2 में ऑक्सीडाइज कर देता है। रिएक्शन विद फ्लोरीन, ये भी H2O को O2 में ऑक्सीडाइज कर देता है। केमिकल प्रॉपर्टीज में एक अपन ने देख लिया एम्फोटेरिक इन नेचर, एक अपन ने देख लिया ऑटो प्रोटोलिसिस, एक अपन ने देख ली मैकेनिज्म वाली रिएक्शन। मैकेनिज्म वाली रिएक्शन बोले तो ये जो थोड़ी देर पहले लिखवाया था, 2H2O प्लस 2Na सॉलिड, है ना। Na सॉलिड ब्रेक करेगा Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन में। चलिए आगे बात करेंगे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन की। तो एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी नॉन मेटल ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो वो उसी नॉन मेटल ऑक्साइड का ऑक्सी एसिड बनाता है, ठीक है ना। कभी भी नॉन मेटल ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो वो उसी नॉन मेटल ऑक्साइड का ऑक्सी एसिड बनाता है। एग्जांपल से समझिए, P4O10 नॉन मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोलिसिस करवाओ, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड बनाएगा। सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड बनाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे यहाँ पे तो कितनी आएगी, +5। सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड बनाएगा। ऑक्सी एसिड निकालोगे तो फास्फोरस का कितना आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, +5। बनाओ ऑक्सी एसिड H, P और O, इन तीनों का मेल जोल कुछ ऐसा करो कि यहाँ पे आपका जो फास्फोरस आया वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का है। तो यहाँ पे जो ऑक्सी एसिड बनेगा वो H3PO4 का बनेगा। निकाल के देख लीजिएगा, फास्फोरस +5 का ही आ रहा है, ठीक है। अगली अगर मैं बात करूं नाइट्राइड N3- का, अगर मैं H2O से रिएक्शन करवाऊं तो H2O काय में टूटेगा, H प्लस प्लस OH- में। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो ये 3- इसके जैसे 3 पॉजिटिव के साथ कंबाइन करेगा एंड फॉर्म व्हाट, NH3 प्लस 3OH-। कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। SiCl4 का जब आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो ये बनाएगा SiO2 प्लस 4HCl। अगर वाटर एक्सेस में ले लोगे तो यहाँ पे भी आपको ऑक्सी एसिड मिल जाएगा, S4SiO4, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का। चाहो तो ध्यान रख लेना, ये 3 रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है, ठीक। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा हाइड्रेट फॉर्मेशन की, तो मैं 2-3 चीजें बता देता हूँ। 12th में एक चैप्टर पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये जो कैपिटल ब्रैकेट होता है ये कहलाया जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये जो कैपिटल ब्रैकेट होता है ये कहलाया जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर की खासियत होती है कि ये फर्दर डिसोसिएट नहीं होता। ये फर्दर डिसोसिएट नहीं होता, यानी कि इसको आप तोड़ नहीं सकते अनलेस अदरवाइज इसको कोई लालच ना दिया जाए, ठीक है ना। इसको आप तोड़ नहीं सकते अनलेस अदरवाइज इसको कोई लालच नहीं दिया जाए, ठीक है। सख्त लौंडा है, कुल मिला के बात इतनी सी। तो बात क्या चल रही है, हाइड्रेट फॉर्मेशन में आप 3 तरीके के हाइड्रेट पढ़ते हो। पहला होता है कोऑर्डिनेट वाटर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करके पूरा चैप्टर है, वहां ज्यादा प्रिसाइजली समझ में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे इतना माथा लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा होता है इंटरस्टिशियल, और थर्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर।
ये सवाल पूछा गया था JEE, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर के बेस पे। सवाल सुनिए और तीनों का मतलब समझिए। पहले मैं बताऊंगा कोऑर्डिनेटेड वाटर। तो कोऑर्डिनेटेड वाटर वो होता है जब सारा वाटर, होल वाटर, जितना भी वाटर है वो सारा का सारा आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट हो। वो सारा वाटर आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट हो, यानी कि ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट हो। जैसे एग्जांपल से समझिए, CrH2O की होल पावर 6 3 + 3Cl-। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारा का सारा जो वाटर है वो कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए इसे अपन कोऑर्डिनेशन वाटर बोलते हैं। दूसरा होता है इंटरस्टिशियल वाटर, इसे आप क्लेथरेट भी बोलते हो, यानी कि ये कहाँ प्रेजेंट हो, इंटरस्टिशियल साइट्स पे, वो बीच बीच वाले गैप में। BaCl2.2H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में है ना, ये इंटरस्टिशियल साइट पे प्रेजेंट रहता है, इसलिए आप इसे इंटरस्टिशियल वाटर बोलते हैं। थर्ड आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, CuSO4.5H2O। ये सवाल पूछ लिया था भैया, ठीक है ना, ये सवाल पूछ लिया था, ब्लू विट्रियोल बोलते हैं इसको। उसने पूछ लिया कि बताओ CuSO4.5H2O में कॉपर को कितने वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड करके रखे हुए, कॉपर को कितने वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड करके रखे हुए। तो एक्चुअल में ये जैसा दिखता है ना वैसा है नहीं, ये एक्चुअल में ऐसा था। तो जो भी आंसर 5 टिक करके आया उसका हो गया गलत, एक्चुअल में 4 सराउंड करके रखते हैं। ठीक है, ये JEE में पूछ लिया कि भैया CuSO4 को कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सराउंड करके रखते हैं, या कितने वाटर के साथ वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, 4। ठीक है, तो ये होता है सारा केमिकल प्रॉपर्टीज और टाइप्स के बारे में। नेक्स्ट वील मूव ऑन टू हार्डनेस। तो हार्डनेस के बेसिस पे बात करें तो वाटर आप दो तरीके से डिफाइन करते हो, एक होता है हार्ड वाटर और एक होता है सॉफ्ट वाटर। एक होता है हार्ड वाटर और एक होता है सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर वो होता है जो कि लेथर प्रोड्यूस नहीं करता। सॉफ्ट वाटर वो होता है जिसमें लेथर प्रोड्यूस हो जाता है, जहाग आ जाते हैं ना। तो इसी बेस पे आप हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर डिफाइन करते हो। अपन क्या कोशिश करेंगे, अपन कोशिश करेंगे हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदलने की, कैसे भी करके अपन कोशिश करेंगे कि अपन हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदल पाए, कैसे भी करके। अब हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदलने में सबसे बड़ी बाधा कौन सी आती है, सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, सबसे बड़ा हर्डल क्या है? तो सबसे बड़ा हर्डल होता है ये दो। अगर आपके वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम, 3 टाइप की बात चल रही है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का कार्बोनेट, क्लोराइड या सल्फेट प्रेजेंट है। अगर आपके हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, क्लोराइड या सल्फेट प्रेजेंट है, अगर आपके वाटर के अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, क्लोराइड या सल्फेट प्रेजेंट है, तो उसे आप बोलते हैं क्या, हार्ड वाटर। और अगर ये तीनों प्रेजेंट नहीं है तो आप उसे बोलोगे सॉफ्ट वाटर। अगर ये तीनों प्रेजेंट नहीं है तो आप उसे बोलोगे सॉफ्ट वाटर। अगर आपको जो पानी नजर आ रहा है उस पानी के अंदर आपको कैल्शियम या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, कैल्शियम या मैग्नीशियम का क्लोराइड और कैल्शियम या मैग्नीशियम का सल्फेट नजर आ जाता है, तो मैं उसे हार्ड वाटर बोलूंगा, अनलेस अदरवाइज मैं उसे सॉफ्ट वाटर बोलूंगा। तो मैं हर बार क्या कोशिश करूंगा भैया, मैं ये तीनों मेरे वाटर में सॉल्युबल होंगे, समझना भाई। मैं कैसे पता लगाता हूँ कि मेरा वाटर हार्ड वाटर है कि सॉफ्ट वाटर? तो देख लेता हूँ झाग ऑब्टेन कर पा रहा है तो सॉफ्ट वाटर है, नहीं ऑब्टेन कर पा रहा तो हार्ड वाटर। तो अगर झाग ऑब्टेन नहीं हो रहा मतलब उसके अंदर इन तीनों में से कुछ प्रेजेंट है, तो मैं कुछ ऐसा प्रोसेस करूंगा कि ये तीनों जो कि सॉल्युबल है, मैं कुछ ऐसा कोशिश करूंगा ये तीनों जो कि सॉल्युबल है ये किसी इनसॉल्युबल चीज में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि प्रेसिपिटेट में बना ले। और प्रेसिपिटेट एक बार अगर इनमें से किसी की बन गई
कैल्शियम या मैग्नीशियम की प्रेसिपिटेट एक बार बन गई, तो कुल मिला के आपने हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हार्ड वाटर होता किसकी वजह से, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। तो अगर आप उस हार्ड वाटर में से कैल्शियम और मैग्नीशियम को ही हटा दो इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, जब आप उसको छान लोगे, जैसे चाय में से पत्ती आप अलग कर लेते हो, ऐसे ही हार्ड वाटर में से आप कैल्शियम और मैग्नीशियम को अलग कर लोगे तो आपको सॉफ्ट वाटर मिल जाएगा। अब एक्चुअल में ये तीनों होते हैं वाटर में सॉल्युबल, तो आपको इन तीनों को कैसे भी करके प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देना है। एक बार जब आप प्रेसिपिटेट ऑब्टेन कर पाए और छान लिया आपने, तो आप पानी और हार्डनेस जिसकी वजह से आ रही है कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो उस प्रोसेस की हेल्प से आप हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर में जा सकते हैं। एग्जाम्पल समझिए कैसे या मैं क्या करता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि रेन वाटर प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होती है, ठीक है ना। ये बहुत सारे डिजोल्व सॉल्ट्स अपने साथ लेके चलती है, और उन डिजोल्व सॉल्ट्स में कई बार आ जाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम आने की वजह से जो मेरा वाटर बन जाता है वो हो जाता है हार्ड। हार्ड क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट है। ये हार्ड में से आप कैल्शियम और मैग्नीशियम हटा दो तो आपका जो वाटर बन जाएगा वो सॉफ्ट बन जाएगा, ठीक है ना। और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कौन सा सॉल्ट, या तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा, या कैल्शियम क्लोराइड होगा, या कैल्शियम सल्फेट होगा। सेम गोज फॉर मैग्नीशियम एज वेल। मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होगा, या मैग्नीशियम क्लोराइड होगा, या मैग्नीशियम सल्फेट होगा, ठीक। अब इनको रिमूव करने के पहले मैं बता देता हूँ सीन क्या होता है। देखिए, वाटर अगर कैल्शियम या मैग्नीशियम से फ्री हो जाए तो हम उसे सॉफ्ट वाटर बोलेंगे। सॉफ्ट वाटर के अंदर सोडियम स्टेरेट प्रेजेंट होता है, C17H35COONA, है ना। सोप वाटर में सोडियम स्टेरेट प्रेजेंट होता है, C17H35COONA। इसकी आप रिएक्शन करवा दीजिए M+2 के साथ। M स्टैंड्स फॉर Ca+2/Mg+2। M स्टैंड्स फॉर Ca+2/Mg+2। ये मुझे जो प्रोडक्ट देगा, ये Na को रिप्लेस करके ये दोनों खुद इसकी जगह आ जाएंगे, और मुझे क्या मिल जाएगा, C17H35COO का होल ट्वाइस M। इसका स्टेरेट मुझे ऑब्टेन हो जाता है, स्टेरेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम, और इसका स्टेरेट ऑब्टेन होने की वजह से मेरे लेथर का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, ठीक है ना। इसका स्टेरेट ऑब्टेन होने की वजह से मेरे लेथर का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। तो ये हटाने के लिए अपन दो मेथड यूज करते हैं, या दो तरीके की हार्डनेस अपन पढ़ते हैं। एक होती है टेम्पररी हार्डनेस और एक होती है परमानेंट हार्डनेस। दोनों ही हार्डनेस कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से होंगी। टेम्पररी हार्डनेस को दो तरीके से लॉस करा जा सकता है। पहला होता है बॉइलिंग मेथड, और दूसरा होता है क्लार्क्स मेथड। पहला होता है बॉइलिंग, दूसरा होता है क्लार्क। पहला होता है बॉइलिंग, दूसरा होता है क्लार्क। बॉइलिंग के अंदर अपन क्या करते हैं, आप सॉल्यूबल मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को, मेटल स्टैंड्स फॉर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, आप सॉल्यूबल मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को कन्वर्ट करते हो किसमें, इनसॉल्यूबल मेटल हाइड्रोक्साइड में। मैंने आपको क्या बोला था भैया, मैंने आपको क्या बोला था कि ये चीज सॉल्यूबल होती है, इसी की वजह से वाटर हार्ड होता है। तो अगर आप कैसे भी करके इसको इनसॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो और फिर आप उसे फिल्टर आउट कर लो, तो आपका हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल मैकेनिज्म। तो सेम इसी में होता है। आपका मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप मेटल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हो, ये प्रोसेस को ही अपन बॉइलिंग बोलते हैं। एक और होता है, इसमें आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को
मेटल कार्बोनेट में कन्वर्ट करते हो, इस प्रोसेस को भी अपन बॉइलिंग बोलते हैं। किस तरीके से होता है वो समझिए कि यहाँ पे एक सवाल आ जाता है कि सर यहाँ पे तो आप हाइड्रोक्साइड बना रहे हो लेकिन यहाँ पे आप कार्बोनेट क्यों बना रहे हो, वो मैं बताता हूँ थोड़ी देर। रिएक्शन समझिए। सपोज मैंने लिख रखा है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हीटिंग इफेक्ट है भैया, ये हीट करोगे तो जब आप इसको हीट करोगे तो ये काय में टूटेगा, MgCO3 प्लस CO2 प्लस H2O, और ये काय में टूटेगा, CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2। ये प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, ये प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। लेकिन जब आप बुक्स में रिएक्शन देखोगे तो ये वाली रिएक्शन तो सही है, ऐसे ही दे रखी है, लेकिन ये वाली रिएक्शन ऐसे नहीं दे रखी। इसकी जगह जो रिएक्शन है वो क्या दे रखी है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट की जगह उसने क्या फॉर्म कर रखा है भैया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2CO2। तो यहाँ पे एक सवाल आ जाता है कि सर जब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप जब हीट कर रहे हो तो कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप हीट कर रहे हो तो मैग्नीशियम कार्बोनेट क्यों नहीं मिल रहा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्यों मिल रहा है? तो इसका रीजन आयनिक इक्विलिब्रियम में समझोगे जो टर्म में यूज करूंगा, लेकिन रीजन अगर मैं बोलूं तो KSP की वैल्यू जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की ज्यादा होती है एज दैट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट के। KSP की वैल्यू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की ज्यादा होती है एज दैट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट के, इसलिए आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है एज दैट ऑफ एज कंपेयर टू मैग्नीशियम कार्बोनेट। इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूं तो क्या होता है, तो ये मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो इस वाटर से जो आपको एज अ बाय प्रोडक्ट मिल रहा था ना, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके वापस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 बना देते हैं। इसके अंदर ये नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड की जो KSP वैल्यू होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट से ज्यादा नहीं होती। ठीक है, प्रैक्टिकल डेटा है। रीजन ये था कि मैग्नीशियम कार कोई पूछ ले मैग्नीशियम कार्बोनेट क्यों ऑब्टेन नहीं होता, भैया कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है, लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। क्या बोलेंगे? क्योंकि KSP वैल्यू ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक। सेकंड आप बात करोगे क्लार्क्स मेथड की। क्लार्क्स मेथड के अंदर क्या होता है, इसमें आप हार्ड वाटर के अंदर कैलकुलेटेड अमाउंट में लाइम मिक्स कर देते हो। लाइम बोले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, हार्ड वाटर के अंदर आप कैलकुलेटेड अमाउंट में लाइम मिक्स कर देते हो। लाइम बोले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या रिएक्शन होती है समझिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सबका वही काम है, हाइड्रोक्साइड वाटर में सॉल्यूबल, हाइड्रोजन कार्बोनेट वाटर में सॉल्यूबल होता है, उसको मैं किसी से रिएक्ट करवाऊंगा, PPT बनाऊंगा, फिल्टर आउट करवाऊंगा, काम हो गया। तो CaHCO3 का होल ट्वाइस की रिएक्शन जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हो या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के होल ट्वाइस की रिएक्शन आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हो, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो कुछ इस प्रकार है। यहाँ मिलेगा आपको कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट प्लस वाटर, नीचे लिख रहा हूं मैं, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन जब आप पानी से करवाओगे या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवाओगे, बार बार पानी आ जाता है पता नहीं क्यों, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा भैया, यहाँ मिलेगा आपको कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, और यहाँ पे आपको मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अब आप समझ ही सकते हो क्यों मिलेगा, प्लस वाटर। ठीक है, ठीक है। मैग्नीशियम कार्बोनेट क्यों नहीं मिला, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का KSP वैल्यू मैग्नीशियम कार्बोनेट से ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए।
तो ये 2 हो गए मेथड। सेकंड अपन बात करेंगे किसकी, परमानेंट हार्डनेस की। परमानेंट हार्डनेस में पहला आता है ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा। तो देखो, टेम्पररी हार्डनेस में आप क्या करते हो, टेम्पररी हार्डनेस में आप कैल्शियम या मैग्नीशियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जो बोलना है बोल लो, हाइड्रोजन कार्बोनेट को जो कि सॉल्युबल है उसको आप इनसॉल्युबल में बदलते हो, टेम्पररी में सॉल्युबल में बदलते हो, है ना। परमानेंट में अपन क्या करते हैं, कैल्शियम या मैग्नीशियम के, मैंने आपको क्या बोला था, 3 तरीके के सॉल्ट अपन बात करेंगे, या तो हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, या क्लोराइड, या सल्फेट। तो ये वाला टेम्पररी हार्डनेस में काम आता है, ये दोनों परमानेंट हार्डनेस में मिलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट जो कि सॉल्युबल है पानी में, उसको इनसॉल्युबल में बदलोगे बाय अप्लाइंग सम मेथड्स, ठीक है ना। अब वो कैसे होंगे वो देखेंगे। भाई साहब बोल तो दिया करें ये भी। कितनी देर हो गई थी शौनक वेटिंग रूम में? 4 मिनट। फोन ही कर दिया कर बेटा, पता नहीं ये दिखा क्यों नहीं रहा आजकल, है ना। खैर, तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का पहला मेथड है परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का पहला मेथड है ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा। कुछ नहीं, मैंने वो करवाया है, टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस बता रहा हूँ मैं। और टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के 2 मेथड होते हैं, एक बॉइलिंग होता है और एक क्लार्क होता है, ठीक है ना। वो अपन ने देखा है, और परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के मेथड अब अपन देख रहे हैं, ठीक है। तो ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा बोले तो Na2C होता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला, परमानेंट हार्डनेस किसके लिए काम आता है, या तो मेटल क्लोराइड या मेटल सल्फेट। तो आप MCl2 की रिएक्शन Na2CO3 से करवा दो, या आप MSO4 की रिएक्शन Na2CO3 से करवा दो। आपको क्या मिल जाएगा, देखो ये सॉल्युबल हैं दोनों, ये दोनों सॉल्युबल हैं। अब आपको इनसॉल्युबल पीपीटी ऑब्टेन करनी है, मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट 2NaCl Na2SO4, ठीक है। ये इनकी पीपीटी आपको मिल जाएगी, सेपरेट आउट कर लें, आपका हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बोला है, एक काम करना है, ले देखिए, कैल्शियम मैग्नीशियम हटा दो। तो जब आपने कैल्शियम और मैग्नीशियम की प्रेसिपिटेट बना दी, तो फिल्टर करके आपने इनडायरेक्टली कैल्शियम मैग्नीशियम हटा दिया। जैसे ही कैल्शियम मैग्नीशियम हटा दोगे, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में बदल जाता है, ठीक है। दूसरा होता है कैलगन्स। कैलगन क्या करता है, काम वही है, यूज टू रिमूव कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इसमें आप लोग सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट को हार्ड वाटर से मिक्स करते हो। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट क्या होता है, ये Na2Na4PO3 की होल पावर 6, इनडायरेक्टली बोले तो Na6P6O18,
ऊपर वाला ही फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। खैर, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर ब्रेक नहीं होता अनलेस अदरवाइज उसे लालच ना दिया जाए। तो अगर आप इसको ब्रेक करना चाहोगे तो ये काय में ब्रेक होगा, 2Na प्लस, अरे अंदर ये ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट ब्रेक नहीं होता, तो ये तो ब्रेक होगा। तो 2Na प्लस प्लस Na4PO3 की होल पावर 6 -2, ठीक है। अब ये जो आयन है इस पे नेगेटिव है, आपके Ca+2 और Mg+2 पे पॉजिटिव है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। तो कुल मिला के मेटल +2 लिख रहा हूं, वो रिएक्ट करेगा किससे, Na4PO3 की होल पावर 6 -2 से। तो अब जैसा कि मैंने बोला, कोऑर्डिनेशन सख्त लौंडा है, वो टूटता नहीं, लेकिन अगर उसको लालच दिया जाए तो वो टूट जाएगा। लालच दिया जाए मतलब सोडियम पे +1 का चार्ज है भैया, यहाँ पे उसको ज्यादा खूबसूरत लोग दिखे, यहाँ पे उसको दिखा अरे चार्ज ज्यादा मिल रहा है, तो वो क्या करता है, वो यहाँ से 2 सोडियम को बोलता है निकल, और यहाँ से M+2 को बोलता है आजा। क्यों? क्योंकि उसको पॉजिटिव चार्ज ज्यादा दिख गया। तो अब आपने क्या करा, आपने M+2 को यानी कि Ca+2 और Mg+2 को इनडायरेक्टली कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर भेज दिया। एक बार जैसे ही आपने M+2 को कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर भेज दिया तो वो प्रेसिपिटेट बनाने में अब या स्कम बनाने में अब पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। अगर वो स्कम या प्रेसिपिटेट बनाने में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा तो आपका हार्ड वाटर काहे में कन्वर्ट हो जाता है, सॉफ्ट वाटर में। आपका हार्ड वाटर काहे में कन्वर्ट हो जाता है, सॉफ्ट वाटर में। रिएक्शन समझिए, M+2 की रिएक्शन क्या करवाई मैंने, Na4P6O18 -2 के साथ करवाई है ना। तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, Na2MP6O18 2 प्लस 2Na+, ठीक है ना। 2Na+, 1 M+2 के बराबर है, क्लियर। तो ये मेटल आपका अंदर हो गया, अंदर हो गया मतलब कॉम्प्लेक्स के साथ बिजी हो गया, मतलब अब ये स्कम बनाने में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं, पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं, तो आपका हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो गया। कुल मिला के हर बात का रिजल्ट एक है, कैल्शियम मैग्नीशियम में साइड करो, आपका हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड प्रोसेस विल बी आयन एक्सचेंज मेथड। इसमें आप हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट यूज करते हो। फॉर्मूला बोले तो NaAlSiO4, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। शॉर्ट में अपन इसको NaZ लिखते हैं। तो करना कुछ नहीं है, Z पे नेगेटिव चार्ज है, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव के टुवर्ड अट्रैक्टेड होता है। अब अगर आप सोडियम से अच्छा कोई पॉजिटिव लिया है जिसका Z इफेक्टिव ज्यादा है, तो ये एनायन उसकी साइड अट्रैक्ट हो लेगा और सोडियम को बोल देगा निकल। यही करा है अपन ने। NaZ तो मैं लिया है, Z स्टैंड्स फॉर दिस। इसकी मैंने रिएक्शन करवा दी किसी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कि जिसके ऊपर ज्यादा चार्ज हो, तो ये नेगेटिव तो इस पे लट्टू हो गया, उसने Z को छोड़ दिया। क्या कंपाउंड बन गया, Mz2 + 2Na। हुआ क्या, आपने मेटल यानी कि कैल्शियम मैग्नीशियम को AlSiO4 से रिएक्ट करवा दिया, यानी कि आपने इनसॉल्युबल को सॉल्युबल को इनसॉल्युबल में कन्वर्ट कर दिया और आपको हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर मिल गया। हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर मिल गया। परम्यूटेड प्रोसेस बोलते हैं इसको, परम्यूटेड या जियोलाइट, ठीक है ना, परम्यूटेड या जियोलाइट। अब बात क्या होती है कि ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक ये है, यानी कि जब तक सोडियम है, जब तक सोडियम है ये प्रोसेस तभी तक चल पाएगा। जैसे ही सोडियम चल गया ये प्रोसेस आगे कैरी फॉरवर्ड होना बंद हो जाता है। तो परम्यूटेड प्रोसेस कुल मिला के एग्जॉस्ट हो जाता है जब उसके सारे आयन खत्म हो जाते हैं, तो वापस NaZ को रीजनरेट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ NaCl। क्या बोला मैं, ये रिएक्शन खत्म हो जाएगी जैसे ही NaZ खत्म हो जाएगा,
तो इस NaZ को वापस से रीजनरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ NaCl। कैसे? MZ2 की रिएक्शन करवा दीजिए NaCl के साथ, ये आपको दे देगा वापस NaZ प्लस MCl2। ये वापस NaZ रीजनरेट हो गया, फिर करवाओ M+2 से रिएक्शन, फिर जनरेट होगा Mz। ये होता है आयन एक्सचेंज मेथड। लास्ट आता है क्या? सिंथेटिक रेजिन मेथड। ओह, लास्ट इज व्हाट? सिंथेटिक रेजिन मेथड। सिंथेटिक रेजिन मेथड के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है कैटायन एक्सचेंज और एक होता है एनायन एक्सचेंज। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ जी, तो एक होता है कैटायन एक्सचेंज और दूसरा होता है एनायन एक्सचेंज। कैटायन एक्सचेंज में आप नाम से पता लगा सकते हो कैटायन का एक्सचेंज होगा, एनायन एक्सचेंज में आप नाम से आइडेंटिफाई करवा सकते हो एनायन का एक्सचेंज होगा। होता क्या है, इसके अंदर कोई लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कोई लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एक बड़े ग्रुप से, लार्ज ग्रुप से जुड़ा हुआ रहता है। लार्ज ग्रुप बोले तो COOH या SO3H। क्या बोला मैं? कोई लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल किसी लार्ज ग्रुप से जुड़ा हुआ रहता है। इन शॉर्ट में अपन इसको RH बोल देते हैं। मतलब इस लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ ये COO भी कंबाइन कर लो और इस लार्ज मॉलिक्यूल के साथ ये SO3 भी कंबाइन कर लो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन R कहलाया जाता है। किसी लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ COO और किसी लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ SO3 जब आप कंबाइन करोगे तो वो ओवरऑल यहाँ पे R है। तो कैटायन, कैटायन माने पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज माने H+, H+ माने जो H+ दे। H+ कौन देता है? एसिड। तो आप किसी लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ कैटायन एक्सचेंज, कैटायन माने पॉजिटिव, पॉजिटिव माने H+, तो आप किसी लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ कोई लार्ज ग्रुप जोड़ते हो और वो लार्ज ग्रुप एसिडिक होना चाहिए ताकि आप H+ दे पाओ, तभी आप उसे कैटायन एक्सचेंज बोलोगे। एनायन एक्सचेंज उल्टा, किसी लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ आप कोई लार्ज ग्रुप जोड़ते हो जो एनायन दे। एनायन बोले तो OH- यानी कि ग्रुप जो है वो बेसिक होना चाहिए, यानी कि अमोनिया का डेरिवेटिव होना चाहिए। यहाँ पे ग्रुप जो है एसिडिक होना चाहिए। एसिडिक ग्रुप के नाम पे आप क्या लेते हो? SO3H या COOH। इस लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्लस इस SO3 को जब मैं कंबाइन कर देता हूं, या इस लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और इस COO को आप कंबाइन कर देते हो, तो उसको मैं RH बोल रहा हूं। R में क्या क्या इंक्लूड है? लार्ज मॉलिक्यूल इंक्लूड है प्लस SO3 इंक्लूड है, या फिर लार्ज मॉलिक्यूल इंक्लूड है प्लस COO इंक्लूड है। ठीक है ना? होता क्या है भैया, शॉर्ट में समझ लीजिए, इतना ही होता है एक्सचेंज, सॉरी सिंथेटिक रेजिन। आयन एक्सचेंज की तरह ही होता है, लेकिन आयन एक्सचेंज से अच्छा होता है, यानी कि जियोलाइट या परम्यूटेड प्रोसेस से अच्छा मेथड है। आयन एक्सचेंज को जियोलाइट या परम्यूटेड प्रोसेस बोलते हैं। क्यों अच्छा है वो भी बताएंगे। करना कुछ नहीं है, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे RH, यहाँ पे RH टाइप का एक ग्रुप बन रहा है। R मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्लस SO3 या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्लस CO। इसको रिएक्ट करवा दो Ca+2 या Mg+2 के साथ। अरे कैटायन का एक्सचेंज होगा भाई साहब, कैटायन का एक्सचेंज होगा माने H की जगह Ca आ जाएगा, H की जगह Mg+2 आ जाएगा। करवा दो ना जरा एक्सचेंज। ये बनेगा R2Ca प्लस 2H+, ये बनेगा R2Mg, सॉरी हाँ सही बात है, प्लस 2H+। ठीक है ना? ये बनेगा R2Ca प्लस 2H+, ये बनेगा R2Mg प्लस 2H+। सेम होता है एनायन में। एनायन के अंदर जो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ जो ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है वो होता है NH3OH। इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और NH3 को कंबाइन करके मैं बोल दूंगा ROH।
यहाँ पे एनायन का एक्सचेंज होगा। एनायन बोले तो मैंने क्या बोला, चाहे क्लोराइड ले लो, चाहे सल्फेट ले लो, चाहे HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट ले लो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCl, एनायन का ही एक्सचेंज करवाया है जैसे यहाँ पे कैटायन का एक्सचेंज करवाया था। दूसरे में क्या बन जाएगा, RSO4 माइनस 2। तीसरे में क्या बन जाएगा, RHCO3 माइनस, ठीक है ना। साथ में क्या रिलीज होगा यहाँ पे, OH माइनस, OH माइनस, OH माइनस। ये OH माइनस इस H प्लस के साथ कंबाइन करके H2O का फॉर्मेशन कर लेगा। दे बोथ न्यूट्रलाइजेस ईच अदर। इसकी वजह से आपका ना सॉल्यूशन एसिडिक बनता ना बेसिक बनता। OH बहुत ज्यादा हो गया है, क्लियर समझिए। कैटायन एक्सचेंज, एनायन एक्सचेंज। यहाँ पे जो लार्ज मॉलिक्यूल लेते हैं, यहाँ पे भी लार्ज मॉलिक्यूल लेते हैं। एसिडिक मीडियम होता है क्योंकि कैटायन है, बेसिक मीडियम होता है क्योंकि एनायन है। OH माइनस H प्लस, OH माइनस H प्लस। होगा क्या, लार्ज मॉलिक्यूल के साथ एसिडिक के ग्रुप के नाम पे आप दो लोगे COOH या SO3H, बेसिक के नाम पे आप लोगे NH3OH। तो कंबाइन लिखूंगा मैं RH प्लस Mg प्लस 2, RH प्लस Ca प्लस 2। एक्सचेंज करवा दो, कैटायन का एक्सचेंज है, सिंपल एक्सचेंज करवा दीजिए। R2Ca प्लस 2H प्लस R2Mg प्लस 2H प्लस। ये हो गया कैटायन का एक्सचेंज, ठीक है। एनायन के एक्सचेंज में क्या लिखोगे, जैसा कि मैंने बोला, ग्रुप ले लो ये वाला, लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्लस NH3 R बनाएगा, ROH। इसकी रिएक्शन करवाओ कोई भी नेगेटिव के साथ। नेगेटिव के नाम पे मैंने क्या बोला, Cl माइनस ले लो, SO4 माइनस 2 ले लो, HCO3 माइनस ले लो। तो सपोज मैंने ले लिया Cl माइनस, इसकी रिएक्शन करवाओगे RCl माइनस प्लस OH माइनस मिलेगा। यहाँ से क्या मिल रहा है, H प्लस, यहाँ से क्या मिल रहा है, OH माइनस। ये दोनों मिलके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो ना तो आपका रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिडिक होता है ना आपका बेसिक होता है। इस तरीके से आप कैल्शियम और मैग्नीशियम का एक्सचेंज करके प्रेसिपिटेट ऑब्टेन करके हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदल सकते हैं, ठीक है। यहीं तक रखते हैं आज, एग्जॉस्ट हो जाएगा नहीं तो आपका भेजा। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। सिर्फ 2 टॉपिक बच रहे हैं आपके। इट विल टेक लेस देन 15 मिनट्स फॉर मी टू कंप्लीट दिस चैप्टर। H2O2 बच रहा है और D2O बच रहा है, ठीक है। 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा ये कल। एंड टुमारो वील स्टार्ट एस ब्लॉक। इसके नोट्स आज पूरे भेज दूंगा मैं, ठीक है। चलिए, सो फ्रॉम हियर विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।